नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं। भौगोलिक चिंतन के इतिहास के अंतर्गत यह 57वां भाग है। अरब भूगोलवेताओं का योगदान हम पढ़ रहे हैं। अरब भूगोलवेताओं में हमने अल-ब्रूनी, अल-इदरशी, इब्न हाकल के बारे में पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट जो अगले विद्वान आते हैं, अगले भूगोलवेता जो आते हैं, वो हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता एक महान यात्री रहे हैं, एक महान भूगोलवेता इब्न बतूता को हम कह सकते हैं। इनका जो समय है वो 1304 से लेकर के 1377 ईस्वी वर्ष है। ये इनका समय रहा है। इनका जन्म तंजीर या भूमध्य सागर का जो नज़दीकी क्षेत्र है या उत्तरी अफ्रीका के जो टेंजियर्स नगर में इनका जन्म हुआ था। एक मुस्लिम परिवार में, एक मुस्लिम न्यायाधीश के घर में इनका जन्म हुआ था। उत्तरी अफ्रीका के ये नाम कई जगह पर तंजीर भी दिया हुआ है। तो ये एक मुस्लिम समाज में इनको विशेष स्थान मिला। मुस्लिम धर्म में इनकी शिक्षा हुई थी। इनकी रुचि प्रारंभ से ही भ्रमण में थी, यानी प्रारंभ से ही ये एक यात्री के रूप में इनकी रुचि थी, यानी यात्राओं में विशेष ये रुचि रखते थे। तो प्रारंभिक समय से ही यात्राओं में विशेष रुचि इनकी थी। इनके द्वारा 21 वर्ष की आयु में मक्का मदीना की यात्रा 21 वर्ष की आयु में ही इन्होंने मक्का की जो जिसको हज यात्रा बोली जाती है, हज यात्रा इन्होंने की थी। इसके बाद में इन्होंने मिस्र, सीरिया, मेसोपोटामिया, अरब, फारस आदि क्षेत्रों की यात्राएं की थी। मिस्र, फारस, मेसोपोटामिया, एशिया माइनर, एशिया कूच या लघु एशिया जिसको कहे जाते हैं, तो इन क्षेत्रों की यात्राएं इनके द्वारा की गई थी। यानी इनके द्वारा मेसोपोटामिया, मिस्र, सीरिया, एशिया माइनर, मध्य एशिया, इसके अलावा कुस्तुनतुनिया, बुखारा, मध्य एशिया, कुस्तुनतुनिया, बुखारा, इसके अलावा सीरिया। इसी क्रम में ये आगे भारत श्रीलंका वाले जो क्षेत्र हैं उनकी यात्राएं भी इनके द्वारा की गई। यानी भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है, सुमात्रा है, इथोपिया है, चीन है, सीरिया, इथोपिया, भारत, श्रीलंका, मालदीव और चीन,
इन क्षेत्रों की यात्राएं हैं वो इब्न बतूता के द्वारा की गई। तो इनसे स्पष्ट होता है कि ये एक महान यात्री थे। इसी कारण इनको अरब जगत का मार्को पोलो कहते हैं। इसी कारण इनको क्या है, अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा विभिन्न देशों की, जैसे मिस्र, फारस, अरब, मेसोपोटामिया, एशिया माइनर, मध्य एशिया, कुस्तुनतुनिया, बुखारा, सीरिया, इथोपिया, भारत, श्रीलंका, मालदीव, चीन, इन क्षेत्रों की यात्रा इनके द्वारा की गई। तो एक महान यात्री थे। इसी कारण इनको क्या है, अरब जगत का मार्को पोलो जो कि एक महान यात्री थे, उन्हीं के नाम के आधार पर इनको क्या कहा जाता है, अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता था। इसके अलावा इन्होंने उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम पूरे विश्व को मापने का इनके द्वारा प्रयास किया गया था अपनी यात्राओं के माध्यम से। इन्होंने विश्व को पश्चिम से पूर्व तथा उत्तर से दक्षिण मापने का प्रयास किया। तो इनके द्वारा पूरे विश्व को मापने का प्रयास किया गया था। और इसी क्रम में इन्होंने अपने जो पूर्ववर्ती विद्वान जैसे इब्न हाकल है, अल मसूदी है, उनको भी इन्होंने क्या कर दिया था, पीछे छोड़ दिया था। इब्न हाकल और अल मसूदी को भी इन यात्राओं में, विश्व को मापने के प्रयासों में इतने ज़्यादा ये अग्रणी थे कि जो इनके पूर्ववर्ती जो विद्वान थे, इब्न हाकल है, अल मसूदी है, उनको इन्होंने पीछे छोड़ दिया। लेकिन इनका ज्ञान उनकी तुलना में निपुणता के क्षेत्र में देखें तो थोड़ा सा कम था। इन्होंने अपनी संपूर्ण यात्राओं के जो अनुभव थे उनकी एक ग्रंथमाला इनके द्वारा लिखी गई थी, रहेला और ट्रेवल्स। रेहला और ट्रेवल्स, ये इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। रेहला या इसको रेहलान भी कह सकते हैं, रेहलान और ट्रेवल्स, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। इंग्लिश में नाम देख सकते हैं, रेहलान और ट्रेवल्स। रेहला और ट्रेवल्स, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी, जिसमें इन्होंने अपनी संपूर्ण यात्रा वृत्तांतों का वर्णन किया था। तो ये इनकी पुस्तक है, जिसमें वृत्तांत का या वृत्तांतों का वर्णन मिलता है। तो इनके सारे यात्रा वृत्तांत थे वो रेहलान और ट्रेवल्स, ये जो पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी, इनके इस पुस्तक में, या एक इसको हम क्या कह सकते हैं, ये इनकी एक पूरी ग्रंथमाला थी, जिसमें ये अपनी यात्राओं का वर्णन किया करते थे। जहाँ पर ये जाते थे उन क्षेत्रों के मार्गों, वहाँ की जो विशेषताएं थी, उनकी वर्णन इनके द्वारा किए जाते थे। इनके द्वारा समुद्री मार्ग से भूमध्य रेखा से
10 डिग्री दक्षिण तक की यात्रा इनके द्वारा की गई थी। किलाव नामक स्थान इनके द्वारा भूमध्य रेखा के 10 डिग्री दक्षिण तक की यात्राएं की गई किलाव स्थान तक। यहाँ तक इन्होंने क्या है अपनी यात्राएं की थी, जिनके वृत्तांत हमें देखने को मिलते हैं। यानी अब मध्य रेखा से 10 डिग्री दक्षिण में स्थित किलाव स्थान तक की यात्राएं की थी। पश्चिमी एशिया में अनातोलिया, कुस्तुनतुनिया, कीव है, बुखारा, समरकंद, अफगानिस्तान होते हुए हिंदू कुश दर्रे को पार करते हुए लगभग 1333 में ये कहाँ आया था? 1333 में ये भारत आया था। इब्न बतूता है वो 1333 के लगभग भारत में आया था। और तत्कालीन जो बादशाह थे मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने काजी या न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया था। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी के रूप में नियुक्त किया। तो काजी के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। ये 1333 में भारत में इनका आगमन हुआ था। तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन उस समय था, तो इन्होंने इनको 1333 में काजी नियुक्त किया। और ये भारत आए कहाँ से थे? भारत आए, ये आए थे हिंदू कुश दर्रे से होकर, हिंदू कुश दर्रे से। तो इस क्षेत्र का वर्णन है वो इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इनके द्वारा मक्का मदीना की यात्राएं की गई थी। इसके अलावा इन्होंने काहिरा नगर का वर्णन भी किया, जिसमें इन्होंने आकर्षक भवनों तथा उद्यानों के बारे में उनका वर्णन किया। इसके अलावा जो नील नदी की घाटी का क्षेत्र है उसका भी वर्णन इनके द्वारा किया गया था। अब इनको बाद में यहाँ से चीन के राजदूत पद के ऊपर नियुक्त किया गया। यहाँ से यानी पहले इनको काजी के रूप में नियुक्त किया गया तथा बाद में चीन का राजदूत बनाया गया इनको। और जो मुस्लिम धर्म के अनुसार इन्होंने क्या 4 विवाह भी किए थे। तो इसके अतिरिक्त अब ये यहाँ से इन्होंने चीन पहुँचा, जो कैंटन नगर था चीन का, वहाँ से इन्होंने चीन के बारे में विभिन्न तथ्य एकत्रित किए थे। चीन के कैंटन नगर, अब यहाँ पर रहते हुए इन्होंने चीन का जो क्षेत्र है, चीन की जो कृषि हैं, चीन के जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र हैं, उनके बारे में यहाँ पर जानकारियाँ इनके द्वारा लिखी गई। इसके बाद ये अफ्रीका के में मोरक्को पहुँचा, वहाँ पर लोगों के साथ अपने अनुभव इन्होंने बांटे और विभिन्न यात्राओं का इन्होंने वर्णन किया था। इनके द्वारा अपने यात्रा वृत्तांतों में नील नदी की जो घाटी है उसका विस्तृत वर्णन इनके द्वारा किया गया है। इब्न बतूता ने नील नदी का विस्तृत वर्णन किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने अन्य 5 नदियों का भी इनके द्वारा जिक्र किया गया है। यानी इनके अनुसार विश्व में नील सहित 5 महत्वपूर्ण नदियां हैं, जिनमें दजला, फरात, सरदरिया, आमू दरिया, जून नदी, दजला, फरात जिनके बीच का मैदान मेसोपोटामिया, इसके अलावा सरदरिया और आमू दरिया, ये नील नदी के सहित इनके द्वारा 5 नदियों का वर्णन किया गया है। दजला फरात को एक ही उसमें माना गया है। इसके अतिरिक्त आमू दरिया व सरदरिया, जून नदी इब्न बतूता के अनुसार ये क्या है, जो यमुना या जमुना, उसको क्या नाम दिया गया था? जून नदी इनके अनुसार कौन सी थी? ये थी
जमुना। तो इस प्रकार से इनके द्वारा नील नदी के साथ साथ इन नदियों का वर्णन भी देखने को मिलता है। अब चीन के बारे में इन्होंने विस्तृत वर्णन किए हैं, बहुत सारी अपनी जो पुस्तक है, वहाँ की फसलें, खनिज संपदा और जो कलात्मक वहाँ की उपलब्धियाँ हैं उनके बारे में, यानी चीन की कृषि विशेषताओं के बारे में, वहाँ की सामाजिक विशेषताओं के बारे में, वहाँ जो खनिज पाए जाते हैं उनके बारे में भी इनके द्वारा वर्णन किए गए हैं, कलात्मक विशेषताओं के बारे में वर्णन किए गए हैं। इसके अंदर जो सारू नदी है, जिसको जीवनदायिनी नदी इनके द्वारा कहा गया है। इनके अलावा मार्को पोलो की भांति उसने चीन के जो पत्थर और उसके जो कोयले हैं उनका महत्वपूर्ण वर्णन भी इनके द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त 8 वर्षों तक ये भारत में रहा था, इसके द्वारा सिंधु नदी का वर्णन भी किया गया। सिंधु नदी का वर्णन इनके द्वारा किया गया और इन्होंने यह भी बताया कि नील नदी के समान गर्मियों में सिंधु नदी में सर्वाधिक पानी रहता है, लेकिन इसका कारण वो नहीं बता सका था। मालदीव को उसने सुंदर, आश्चर्यजनक और इसका मुख्य उत्पादन है वो नारियल और गर्म मसाले इसने बताया था मालदीव के बारे में। तो मालदीव को सुंदर, आकर्षक, मुख्य उपज यहाँ की बताई इन्होंने नारियल और गरम मसाले जो हैं वो इनकी यहाँ के जो मुख्य उपज है वो बताई थी। इसके अलावा कोड़ियों का जिक्र भी इन्होंने मालदीव में किया है, वहाँ पर जो कोड़ियाँ पाई जाती हैं ऐसा वर्णन भी इनके द्वारा किया गया था। इसके अलावा इन्होंने जो इस्लामिक देश हैं उनकी कृषि अर्थव्यवस्था, ये जो पुस्तक है जिसको नाम दिया गया रिहला या इसके अलावा रिहलाह, ये जो पुस्तक है इसमें मुस्लिम देशों की अर्थव्यवस्था, इसके अलावा यहाँ की कृषि उपजों का वर्णन है, यहाँ के जो मिट्टियाँ हैं, कृषि अर्थव्यवस्था और राजनीतिक इतिहास का वर्णन इसमें किया गया है। इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में, यानी ये वास्तव में क्या थे, एक भ्रमणशील व्यक्ति थे, भ्रमणशील व्यक्ति। तो जहाँ भी ये गए, यानी इन्होंने लगभग 20 से 30 वर्ष का जो समय है वो लगभग यात्राओं में इनके द्वारा बिताया गया था। यानी 20 से 30 वर्ष के समय में इन्होंने विभिन्न देशों की यात्राएं की। तो उन यात्राओं के दौरान जो भी इन्होंने प्राकृतिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो भी चीज़ें इनके द्वारा देखी गई, आर्थिक, इन सब का वर्णन इनके द्वारा अपनी पुस्तकों में, अपने यात्रा वृत्तांतों में किया गया था। प्राकृतिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सभी प्रकार के वर्णन इनके द्वारा किए गए थे। अब मुस्लिम देशों की जैसे कृषि व्यवस्था का वर्णन है, सामाजिक वर्णन है, इसके अलावा इनकी जो अर्थव्यवस्था का वर्णन, ये इन्होंने अपनी पुस्तकों में किया है। जैसे इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक हमने देखी रेहलान और ट्रेवल्स, इसमें इन्होंने अपने यात्राओं और मार्गों का वर्णन किया, यानी विभिन्न क्षेत्रों की जो यात्राएं इनके द्वारा की गई उनका वर्णन किया गया। इसके अलावा इनमें जो
इनके द्वारा जो भौगोलिक और सामाजिक जो विशेषताएं इनके द्वारा देखी गई उनका वर्णन किया और किन मार्गों से इन क्षेत्रों की यात्राएं की जा सकती हैं इसका वर्णन भी इन्होंने किया था। इसके अलावा यात्रा संस्मरण में इनके द्वारा एक यात्रा संस्मरण भी इनके लिखे गए, जिनमें इन्होंने क्या है अपने जो यात्रा वृत्तांत थे, उनके जो अनुभव थे, उनका वर्णन इसमें इन्होंने किया था। लेकिन इनमें शुद्धता का अभाव पाया जाता है, जिसके माध्यम से उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इसके अलावा इन्होंने जो पूर्व के देश हैं उसमें सम अल दीन का विश्वास या सूर्य का विश्वास बताया, यानी पूर्व के देशों में सूर्य को पूजा जाता है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। पूर्व के देशों को सूर्य उपासक इन्होंने बताया, यानी पूर्व के देशों के जो लोग हैं वहाँ पर जो जातियाँ पाई जाती हैं वो कैसे हैं, सूर्य उपासक हैं, वो सूर्य की पूजा करते हैं, ऐसा भी इनके द्वारा अपनी यात्रा वृत्तांतों में वर्णन किया गया है। इन्होंने अन्य नदियों के विपरीत नील नदी को दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती हुई भी बताया है। नील नदी को, यानी जैसे हमने देखा नील नदी का इन्होंने विशुद्ध वर्णन किया है, तो उन्होंने ये भी लिखा है कि नील नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती बताया है, यानी अन्य नदियों के विपरीत नील नदी को इनके द्वारा बताया गया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो इब्न बतूता है वो एक महान यात्री थे, एक भ्रमणशील व्यक्ति थे। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, अरब जगत का मार्को पोलो इनको कहा जाता है। रेहलान और ट्रेवल्स इनकी पुस्तक है, जिनमें इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांतों का वर्णन किया है, जिन क्षेत्रों की इन्होंने यात्राएं की, उनके भौगोलिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक सभी प्रकार के वर्णन उन पुस्तकों में देखने को मिलते हैं। इनके जो यात्रा क्षेत्र हैं उसमें हमने देखा कि इन्होंने अरब, फारस, मेसोपोटामिया, सीरिया, मिस्र, एशिया माइनर, मध्य एशिया, कुस्तुनतुनिया, बुखारा, भारत, श्रीलंका, मालदीव, चीन आदि क्षेत्रों की इनके द्वारा यात्राएं की गई और यहाँ के जो भौगोलिक और सांस्कृतिक वर्णन है वो इनके द्वारा किए गए थे। तो ये था इब्न बतूता का भौगोलिक ज्ञान। धन्यवाद।